हेलो गाइस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी यह चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में आप सभी को पता ही होगा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कही। तो इससे यह वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा फिर से नया रूप ले लेता है। इसीलिए यह हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और क्या यह संभव भी है और इससे क्या लाभ हैं और इसके क्या घाटे हैं और इसको करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से फ़ायदा क्या है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि अभी आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। कभी किसी महीने किसी राज्य में चुनाव होता है तो किसी और महीने किसी अन्य राज्य में चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इसका अर्थ ये है कि वे चाहते हैं कि एक ही समय पर लोकसभा और राज्य जितने भी सभी राज्य हैं सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय में हो जाए। यानी कि 5 साल में चुनाव जो होते हैं लोकसभा के और राज्य की विधानसभाओं के, दोनों एक साथ कंडक्ट करवा लिया जाए, जिससे कि 5 साल तक बीच में किसी अन्य राज्य या फिर लोकसभा का चुनाव ना हो और टाइम बच जाए और पैसे की बचत हो जाए, तो बीच में चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं, वे इसके फ़ायदे के रूप में इसे देखते हैं कि एक तो खर्चा बचेगा। आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि इलेक्शन कंडक्ट कराने पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और दिन प्रतिदिन आगे जो आने वाले इलेक्शन हैं वे और खर्चीले होते जा रहे हैं। आपको पता होगा पिछले लोकसभा इलेक्शन में 55,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और बार बार जब राज्यों के इलेक्शन होते हैं तो इसकी वजह से बार बार पार्टियों को खर्च करना पड़ता है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी खर्च करना पड़ता है क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ते हैं। तो एक तो खर्चा बचेगा सरकार का भी और विभिन्न पार्टियों का जो इलेक्शन के टाइम पर वो खर्च करती हैं। और दूसरा, आप सभी को पता ही होगा कि इलेक्शन के टाइम में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, मतलब कि आचार संहिता लागू होती है, जो कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद ही कहीं कहीं लग जाती है और काफ़ी समय तक इलेक्शन के रिजल्ट आने तक लगी रहती है। इस वजह से उस क्षेत्र में जो पॉलिसी होती हैं उनमें सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता और नई पॉलिसी सरकार अनाउंस नहीं कर पाती क्योंकि उस आचार संहिता का पालन करना पड़ता होता है और सरकार को नए जो कार्यक्रम होते हैं नीतियां होती हैं वे सरकार नहीं लागू अनाउंस कर सकती क्योंकि उस समय लुभावनापन प्रलोभन के रूप में उसे देखा जा सकता है। तो एक तो आचार संहिता के कारण कई महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है चुनाव के समय। और तीसरा है कि इसेंशियल सर्विस जो हैं, जरूरी जो सर्विसेज सेवाएं हैं वो रुक जाते हैं कई बार इलेक्शन के टाइम में। और चौथा जो है, इलेक्शन करवाने के कारण कई बार इलेक्शन टाइम में इलेक्शन कमीशन को मैन पावर मतलब कि लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से जो अन्य कर्मचारी हैं विभागों के, उनको इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में जो कार्य पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है और उस दिन का मैन पावर इस इलेक्शन में कंडक्ट कराने में लग जाता है और इस तरह से एक तो मैन पावर का लॉस होता है उस दिन के लिए। और तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज में जो हमेशा प्रेशर बना रहता है कि चुनाव आने वाले हैं तो उनको बार बार पैसे की चिंता होती रहती है कि अभी आने वाले हैं चुनाव तो हमें इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो घाटे हो गए इलेक्शन एक साथ ना करवाने के, कि इलेक्शन एक साथ नहीं करवाते तो बार बार इलेक्शन होते हैं तो ये सभी घाटे हो जाते हैं 5 तरह के, कि बार बार खर्चा होता है बहुत सारा। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आचार संहिता लागू होती है तो पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और कुछ ज़रूरी सर्विसेज होती हैं वो नहीं लागू हो पाती। मैन पावर का लॉस होता है और पॉलिटिकल पार्टीज पे काफ़ी प्रेशर होता है। अब देखते हैं कि एक साथ अगर चुनाव करवाया जाएगा तो इसके फ़ायदे क्या होंगे।
तो इसके फायदे ये होंगे कि गवर्नेंस और में कंसिस्टेंसी रहेगी। कैसे रहेगी? जब एक साथ चुनाव होगा तो एक बार में चुनाव हो जाएगा 5 साल में, और इस तरह से गवर्नमेंट कोई भी निर्णय लेने में ज़्यादा सक्षम रहेगी, क्योंकि वो देख पाएगी कि आगे तो चुनाव बहुत दिन बाद है। तो इससे वो प्रलोभन के चक्कर में ना आकर, लोगों को लुभाने के चक्कर में ना आकर सही से अपने कार्यों को अच्छे कड़े निर्णय ले पाएगी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि गवर्नेंस में कंसिस्टेंसी आ सकती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट तो मैंने पहले ही बताया कि पैसे में काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने पर पैसे बहुत खर्च होते हैं। और तीसरा, कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो कि पहले से संगत है पहले पॉइंट से। और चौथा आएगा इफ़िशियंसी ऑफ गवर्नेंस, वो भी पहले पॉइंट से ही संगत है कि गवर्नेंस में एफिशिएंसी आएगी। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएंगी वो हमेशा अपने पॉलिसी में अडिग रहेगी। और चौथा, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन द वोटर्स कम होगा। जैसे कि बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैक मनी से के चक्कर में आकर ब्लैक मनी देकर वोटरों को लुभाने का प्रयास करते हैं। तो जब एक बार चुनाव होगा तो कम ज़्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग की जा सकेगी, तो ब्लैक मनी को रोका जा सकता है। क्योंकि बार बार चुनाव होता है तो बार बार ब्लैक मनी के प्रसार को रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार होगा तो शायद अच्छे से निगरानी की जाए तो इससे ब्लैक मनी को रोका जा सकेगा। तो अब चलिए देखते हैं कि इससे इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके सामने ऐसी क्या दुविधाएं हैं जिसकी वजह से इसे लागू नहीं किया जा सकता है, या फिर लागू करने में इसे क्या समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये माना जाता है कि इसका इम्पैक्ट होगा रीजनल पार्टीज पर। किस तरह से इम्पैक्ट होगा? ये देखा गया है कि जब एक साथ चुनाव होते हैं सेंटर के और स्टेट के, तब अक्सर वो पार्टी जीत जाती है जो सेंटर में भी चुनाव लड़ रही होती है और स्टेट में भी चुनाव लड़ रही होती है। और इस तरह से जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनको नुकसान होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से एक इम्पैक्ट तो ये हो गया रीजनल पार्टीज पर। और दूसरा सबसे मेजर जो चैलेंज है इस एक साथ इलेक्शन कराने को लेकर, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में पार्लियामेंट सिस्टम को अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, आप जानते हैं कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सरकार का हेड प्रेसिडेंट होते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी हेड वही होते हैं, मतलब सारे कार्य वही करते हैं। और ना तो केवल नाम मात्र के हेड होते हैं, बल्कि सारे कार्य भी, सारी शक्तियां उन्हीं के पास होती हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वे नाम मात्र के हेड होते हैं, लेकिन सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। तो इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या ये है कि जब प्रधानमंत्री के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में सारी शक्तियां होती हैं तो प्रधानमंत्री तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा के प्रति जब उत्तरदायी होता है तो जब उसका लोकसभा पर से बहुमत हट जाता है प्रधानमंत्री का, लोकसभा का प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से भरोसा कम हो जाता है और वो अपना बहुमत हटा लेती है लोकसभा, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और जब इस्तीफा प्रधानमंत्री देते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार गिर जाती है, और जब सरकार गिर जाएगी और नई सरकार नहीं बन पाती तो लोकसभा भंग हो जाएगी। तो लोकसभा जब भंग हो जाएगी तो इसकी वजह से जो 5 साल में इलेक्शन होने वाला है वो बीच में हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और फिर ये जो कंटिन्यूटी है ये बरकरार नहीं रह पाएगी। क्योंकि सरकार का क्या कहना है कि साथ में इलेक्शन होंगे स्टेट के और राज्यों के और केंद्र के। तो जब केंद्र सरकार ही गिर जाएगी बीच में तो फिर साथ में इलेक्शन कैसे होगा? फिर तो वो खुद ही अलग हो जाएगा। और कभी कभी राज्यों की सरकारें भी गिर जाती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि इंडिया में, जब बहुमत हट जाता है तो उनका भी कभी कभी अलग हो सकता है चुनाव, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। तो एक तो मेजर चैलेंज ये हो गया कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट उत्तरदायी नहीं होता पार्लियामेंट के प्रति, इसी कारण अगर उसका बहुमत भी नहीं है अगर पार्लियामेंट में, तो भी वे बने रहते हैं अपने पद पर। इस कारण प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये रीजनेबल है, ये वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये रीजनेबल नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा संविधान में। और इसके अलावा कुछ क्या चैलेंजेस बताए जाते हैं? इसके अलावा कुछ चैलेंजेस बताए जाते हैं कि अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो हमें कई सारी ईवीएम मशीनों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसके साथ ही वीवीपैट की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल्स होते हैं। जब आप
जब आप वोट डालने जाते होंगे तो वोट डालते होंगे तो एक कागज़ निकलता है जिसमें दिखाई देता है कि हमने किसको वोट डाला है, उसे वीवीपैट कहते हैं। तो इनकी एक तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि एक साथ जब चुनाव होंगे तो एक्स्ट्रा डबल की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये वैसे मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नई मशीनें आ सकती हैं। और एक बात ये है कि पोलिंग स्टाफ की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। ये ज़रूर महत्वपूर्ण है कि पोलिंग स्टाफ को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, वही जगह पे केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी वोट पड़ेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा पोलिंग स्टाफ की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये इसके लिए काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो सजेशंस क्या दी गई हैं सरकार के द्वारा या फिर कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्या किया जा सकता है इसके संदर्भ में। तो गौरतलब है, जब भारत में पहली बार इलेक्शंस हुए थे 1951 में 52 में, तब भारत में दोनों राज्यों और केंद्र के इलेक्शन एक ही साथ कराए गए थे, और ऐसा 3 टर्म तक हुआ था। 1951 से लेकर 1967 तक 3 टर्म तक एक ही साथ इलेक्शन कराए गए थे। लेकिन जब 1967 में कई राज्यों की सरकारें गिर जाती हैं, तब से ये चैन ब्रेक हो जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली चैन। तो इस तरह से एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जब पहले ऐसा इलेक्शन कराया जा सकता था तो अब क्यों नहीं कराया जा सकता, मतलब कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि यह संभव तो है। और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि अगर आपको एक साथ इलेक्शन कराना ही है, तो जैसे कुछ राज्यों की सरकारों को बीच में जो फॉर्म हुई है राज्य की सरकार, मान लीजिए कि लोकसभा की सरकार यहाँ से फॉर्म हुई है और उसको यहाँ तक 5 साल हो जाएंगे। कुछ राज्यों की सरकारें पहले फॉर्म हो गई हैं, कुछ राज्यों की सरकारें बाद में फॉर्म हुई हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिनकी सरकार पहले फॉर्म हो गई हैं तो वो यहीं तक खत्म हो जाएंगी, तो उनके समय को बढ़ा दिया जाएगा जब एक साथ इलेक्शन कराना होगा, और इनके समय को कम कर दिया जाएगा ताकि 5 लोकसभा के साथ ये सिंक हो जाएं। इसका मतलब ये है कि कुछ राज्यों के जो समय है, कार्यकाल हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो लोकसभा के साथ संगत हो जाएं, और कुछ राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा सलाह दी गई है। और सबसे बड़ी बात कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 और 85 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 83 पार्लियामेंट में लोकसभा के टर्म के बारे में है कि लोकसभा 5 साल तक रहती है, और 85 इस विषय में है कि लोकसभा का डिसोल्यूशन किस तरह से होगा। तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक साथ इलेक्शन हो तो लोकसभा तो डिसोल्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर लोकसभा ही डिसोल्यूट हो जाएगी, मतलब भंग हो जाएगी, तो फिर इलेक्शन ब्रेक ना हो जाएगा, इलेक्शन चैन। मतलब आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि लोकसभा भंग नहीं होगी। और इसी तरह से राज्यों के संदर्भ में भी अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कि राज्य भी भंग नहीं होंगी, राज्यों की विधानसभाएं भंग नहीं होंगी। मतलब चाहे बहुमत हो या ना हो, तो एक साथ इलेक्शन कराने के लिए सबसे बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण प्रावधान करना पड़ेगा कि ये भंग नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 356 आप जानते होंगे कि प्रेसिडेंट किसी राज्य में अगर वो लागू होती है इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, वो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लाया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल के संदर्भ में भी कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के तहत अगर किसी राज्य में लगा दिया जाएगा तो वो राज्य की विधानसभा हट जाएगी, और इस वजह से शायद उसका इलेक्शन 6 महीने के अंतर्गत अगर कराया जाए तो फिर चेन ब्रेक हो सकती है। तो इसके संदर्भ में भी कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब पहली बार इलेक्शन होने वाले थे तब पार्लियामेंट ने इन एक्ट्स को लाया था कि इलेक्शन कंडक्ट किस तरह से करवाने हैं। इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लाया था। तो इसमें भी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर्स दी जा सकें कि वो साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब एक साथ इलेक्शन करा सकें। तो इसके लिए इसके सेक्शन 2 में परिवर्तन करना पड़ेगा। और एक राय यह है कि भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम से हटकर प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना लेना चाहिए, जो कि काफ़ी बोल्ड स्टेप है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारत को पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में देखा था
और इसे अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के रूप में अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा तो उठाया ही था, इसके साथ ही साथ वन वोटर कार्ड का भी, वोटर लिस्ट का भी जो चर्चा है वो भी बात की थी। तो वोटर लिस्ट, अभी आप सभी को ये मालूम होगा शायद कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं वो राज्यों के जो विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं और केंद्र के जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें एक ही लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पंचायतों के इलेक्शन होते हैं और म्यूनिसिपालिटीज मतलब कि नगर पालिकाओं के इलेक्शन होते हैं उनमें अलग लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये कहा है कि हमें एक ही लिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए दोनों इलेक्शंस में, जिसके लिए पता नहीं क्यों राज्य सरकारें काफ़ी कंसेंसस नहीं, मतलब काफ़ी सहमत नहीं हो पा रही। तो इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अपने वीडियो के अंतिम सेगमेंट में, जहां अब हम बात करेंगे कि आगे की राह क्या हो। तो सबसे पहले तो हमारे विभिन्न पार्टियों को यह सबसे पहले आना चाहिए, एक टेबल पर बात करनी चाहिए कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है ये कहाँ तक सही है, क्या इसके लिए कुछ प्रावधान किए भी जा सकते हैं या फिर यह इतना कठिन कार्य है कि इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो सबसे पहले पार्टियों को, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनको साथ में आना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, उनको साथ में आकर बात करनी चाहिए एक दूसरे से और अच्छे से मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि सभी आकर एक साथ इस मुद्दे पर डेलिब्रेशन करें। और यह मुद्दा ज़रूरी भी है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कई बार हमारे देश में सही से नीतियां लागू नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाएगा तो इससे भारत में पॉलिटिकल जो पार्टी पावर में होगी वो अच्छे से अपनी नीतियों को चला भी पाएंगी और अपनी नीतियों में एक कंसिस्टेंसी रखेगी, मतलब कि उनकी नीतियां समान रहेंगी, ना कि कभी एक दूसरे को लुभाने के लिए कभी ऊपर कभी नीचे, एकदम सीधी उनकी पॉलिसी रहेगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे इस वीडियो के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।